किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन की हर तरह से, जी हां, हर तरह से मदद करने वाले अमेरिका और नेटो के 32 देश अब जेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर देंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर नजरें गड़ा लेंगे। हालात तो ये हो गए हैं कि हारते और हांफते हुए यूक्रेन को एक तरफ से पुतिन पीट रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से ट्रंप ने यूक्रेन को कंगाल करने वाला एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। यूक्रेन से नेटो की बगावत, नेटो के साथ पुतिन ने पलटी बाजी। एक कहावत है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो नेटो अभी तक यूक्रेनी सेना को अरबों डॉलर के हथियार देने में जुटा है, अब वहीं 32 देशों से बना नेटो जेलेंस्की के यूक्रेन के साथ बगावत करने पर तुला है। ये सनसनीखेज दावा रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने किया है। हम आपको इस हैरान करने वाली खबर की पूरी डिटेल्स दिखाएंगे कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन ने एक झटके में बाजी पलट दी है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि महज 18 घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से क्यों कहा कि अगर यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिज भंडार अमेरिका को दे देगा, तभी अमेरिका यूक्रेन की युद्ध में मदद करेगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने ट्रैप में बुरी तरह से फंसा लिया है। यानी एक तरफ नेटो यूक्रेन के खिलाफ बगावत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अब यूक्रेन को जंग के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि कैसे पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका से लेकर नेटो के 32 देश अचानक यूक्रेन के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं। यूक्रेन को मार रहा रूस, मैदान छोड़कर भागा नेटो। 35 महीने से ज्यादा की जंग रूस यूक्रेन के बीच हो चुकी है। 24 फरवरी 2025 के बाद रूस यूक्रेन युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर जाएगा। इतने वक्त में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत नेटो के 32 देशों ने अरबों खरबों डॉलर के हथियार यूक्रेनी सेना को दिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक, तोप, मिसाइलें और एयर डिफेंस यूक्रेन को मिले, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी सेना रूसी सेना को हरा नहीं पा रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें भी रूस को जरा भी झुका नहीं पाई। बल्कि हालात ये हो गए हैं कि रूस 3 साल की जंग में यूक्रेन के 22% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि रूस किसी भी कीमत पर अब युद्ध विराम नहीं चाहता है और न ही राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन का संवैधानिक और बड़ा नेता मानता है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब नेटो देशों में शामिल हंगरी, तुर्की जैसे देश पुतिन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। हंगरी तो साफ कर चुका है कि यूक्रेन हारा हुआ युद्ध लड़ रहा है, जबकि अब रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने दावा किया है, जिसने यूक्रेनी नागरिकों और राष्ट्रपति जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। जरा देखिए रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR अब क्या दावा कर रही है। रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने 3 फरवरी को दावा किया है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बदनाम करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में पूरी तरह से जुट चुके हैं। नेटो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए तेजी से काम कर रहा है। SVR की प्रेस सेवा का दावा है कि नेटो सैन्य गठबंधन यूक्रेनी राष्ट्रपति पर गोला बारूद की खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाने जा रहा है। SVR के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो की तरफ से आवंटित धन से $1.5 बिलियन का गलत इस्तेमाल किया है, जो कहीं ना कहीं बड़ा सैन्य घोटाला है। नेटो सदस्य देशों का यह भी मानना है कि यूक्रेनी सेना बहुत जल्द रूसी सेना के बढ़ते हमले को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। रूस की SVR का यहां तक दावा है कि फिर नेटो ने युद्ध के मैदान में जेलेंस्की के नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म करने के लिए
यूक्रेन में आपातकालीन चुनाव कराने की साजिश रच दी है। रूस की एसवीआर का ये भी कहना है कि नेटो को अब पूरी तरह से लगने लगा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सैन्य सहायता देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी नेटो के बाकी देशों को अपने दम पर यूक्रेन की सैन्य मदद करनी होगी, जिसके लिए अब नेटो बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा है। रूस की एसवीआर का ये भी दावा है कि नेटो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद के चक्कर में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। इसलिए नेटो अब जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाने की साजिश रच चुका है। इधर पुतिन ने जेलेंस्की के साथ युद्ध विराम के मुद्दे पर दो टूक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में जबरन राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऐसे हालात में जेलेंस्की के साथ युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। Спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. कीव को लूट रहे ट्रंप, यूक्रेन को रौंद रहे पुतिन। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ रूसी सेना तेजी से डोनेस्क, खैरसोन, खार्किव, सुमे, ज़ेपोरिज़िया, बेड्यांस्क, पोल्टावा पर कब्जा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो किसी भी ब्लैकमेल से कम नहीं हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मटेरियल पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि अब अगर यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद चाहिए तो यूक्रेन को अपने दुर्लभ खनिज भंडार अमेरिका को देने पड़ेंगे। यानी एक तरफ पुतिन यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन की मदद के नाम पर अमेरिका यूक्रेन के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने जा रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप कीव को लूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज को लेकर समझौता करने का दावा किया है। एपी न्यूज के मुताबिक 3 फरवरी को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि हम यूक्रेन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसके तहत वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन हमें देंगे और बदले में अमेरिका उनकी सैन्य मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि हम यूक्रेन युद्ध में सैकड़ों अरब डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन अब हम यूक्रेन के पास मौजूद बहुत बढ़िया रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिजों को हासिल करना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को करीब 63 अरब डॉलर यानी 5.45 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज नहीं देता तो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन की सैन्य सहायता तुरंत बंद कर देंगे। Telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. European is not keeping up with us. We're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि 35 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन की कंगाली के क्या आंकड़े हैं। नवंबर 2024 में विश्व बैंक की रूस यूक्रेन जंग पर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यूक्रेन संसद की बजट कमेटी के हेड रॉक्सोलाना का अनुमान है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन को रोजाना 14 करोड़ डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इधर दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का दावा है
कि रूसी सेना जनवरी 2025 में ही यूक्रेन के 430 वर्ग किलोमीटर इलाके की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूसी सेना बहुत जल्द यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर भी कब्जा कर लेगी, जिसके बाद यूक्रेन की हार का ऐलान हो सकता है। अमेरिका की मीडिया में ईरान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों ही लीडर की मुलाकात पर ईरान की भी नजर बनी हुई है। नेतन्याहू ट्रंप को ईरान के बारे में वो हर बात बताना चाहते हैं, जिसके बाद ट्रंप के लिए यह फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ईरान ये युद्ध लड़ा जाए, ईरान से ये युद्ध जो है वो लड़ा जाए या फिर अमेरिका पीछे हट जाए। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन गाजा नहीं, हमास नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, तुर्की नहीं, जुलानी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। अमेरिका की जमीन पर नेतन्याहू बहुत बड़े एजेंडे के साथ पहुंचे हैं और अब ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है। ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या यह ईरान का शॉर्टकट एटम बम है? सवाल है कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन चुकी है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्धाभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मुमकिन है कि पेजेशकियान और ईरान के विदेश मंत्रालय को एटम बम वाले सीक्रेट के बारे में जानकारी न हो, क्योंकि ईरान और परमाणु कार्यक्रम की पूरी निगरानी IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास है, जिस पर अली खामनेई का हुक्म चलता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अभी परमाणु बम बनाने का आखिरी फैसला नहीं किया है, यानी खामनेई ने बटन अभी दबाया नहीं है। क्या इसे इजराइल और अमेरिका के लिए राहत वाली बात माना जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खामनेई ने मंजूरी नहीं दी है। इसका मतलब साफ है कि ईरान को पता है कि परमाणु बम कैसे बनाना है, वो पूरी तरह तैयार है। उसे खामनेई का ही इंतजार है। ईरान युद्ध को लेकर किस बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुका है, इसको जरा ऐसे समझिए। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने तेहरान में एक अड्डे पर जाकर वो मिसाइल देखी जिसके टारगेट पर है इजराइल। पेजेशकियान ने ईरान की मिसाइल पावर को देखा और दुनिया को भी दिखाया कि वो कौन से हथियारों से इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अमेरिका की मीडिया में जो भी रिपोर्ट छप रही है, उसे लेकर किसी गंभीर नतीजे पर पहुंचने और उस पर फैसला लेने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू को 1000 बार सोचना होगा। एक शॉर्टकट एटम बम ईरान का बहुत बड़ा एजेंडा बन सकता है, क्योंकि इसी शॉर्टकट एटम बम को देखकर ईरान के दो बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका उस पर हमला करने से कतराएंगे। नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग में ईरान की बात होनी है, बाकी मुद्दे तो बस दिखाने के लिए हैं।
Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday, February 4th, for a working meeting and visit with the president. And I'm sure you will all be here, very excited to cover that visit. ईरान की मिलिट्री पावर पर लगातार नजर रख रही अमेरिका की खुफिया एजेंसी पिछले कुछ वक्त से तेहरान से लेकर नतांज और इस्फहान से लेकर फोर्दो तक ईरान के सभी परमाणु अड्डों को बहुत गौर से देख रही है। बाइडेन की सरकार के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगातार ट्रैक किया गया और अब ट्रंप की सरकार में अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर आने से पहले ये बात साफ कर चुके हैं कि वो ईरान के पास परमाणु बम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. इससे पहले दावा किया गया था कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट किया था और अब इजराइल के फाइटर जेट लगातार ऐसी मिसाइल से लैस किए जा रहे हैं जो ईरान के परमाणु अड्डों तक हमला कर सके। जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तब इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम चरमरा गया था। ईरान के इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को ईरान के ठिकानों पर बमबारी की और तब ईरान के परमाणु अड्डों के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात ने ईरान में पैनिक बटन दबा दिया है और अब ईरान इतना आक्रामक हो सकता है कि वो इजराइल पर हमला कर दे? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 बहुत खतरनाक होगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। इजराइल के कई बड़े टारगेट्स पर डेटा पहले ही ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलान, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातीम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीर शेबा। ईरान के एटम बम और उससे युद्ध के खतरे को लेकर इजराइल के 25 शहरों में बड़ा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जो किसी भी वक्त बिना वार्निंग के रुक सकती है। कह सकते हैं कि ये 1000 मिसाइलों वाला वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान ने 1 अक्टूबर को जैसा हमला किया था वैसा ही हमला या उससे 2 गुना या फिर 3 गुना हमला मिसाइलों से दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन ये बम किस हथियार के साथ लैस किया जाए इसे लेकर सवाल है। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर ने खुद को बार बार साबित किया है। ईरान की मिसाइलों की रेंज इजराइल और उससे भी आगे तक है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान दिसंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका भी नहीं देगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान को रोकने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात वो बार बार कह चुके हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית. नेतन्याहू रोज अपने वॉर कैबिनेट से बात करते हैं, अपने एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल डिफेंस वाले महकमे को अलर्ट करते हैं ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके।
वैसे अब इजराइल के सामने गाजा के बाद वेस्ट बैंक एक बड़ा फ्रंट बनकर उभर रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक में पिछले एक महीने से जारी इजरायली ऑपरेशन में अब नेतन्याहू को झटके लगने शुरू हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर में उन 6 लोगों को लाया गया है जो वेस्ट बैंक में एक चेक पॉइंट के पास शूटिंग में घायल हुए थे। इजरायली फोर्स ने हमलावरों को मार गिराया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल में इमरजेंसी वाला सायरन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 2025 की शुरुआत में ही इजराइल और ईरान टकराते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा और ट्रंप का आक्रामक रवैया, दोनों का मिशन ईरान बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। इसलिए क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा जो बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाली खबर ने युद्ध के खतरे को बुलंदी पर पहुंचा दिया है।